तो हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन हम टोटल 30 एमसीक्यूज देखेंगे यार, और कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो हम यहाँ पे कवर करें। ठीक है, सो ये भी जरूरी है आप समझना, जो क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन वाला जो मैंने बनाया है, जिसमें हमने टोटल हमने बस 57 एमसीक्यूज किए हैं। तो क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन दोनों साथ साथ करना यार, चीज़ जल्दी हमारे पास समझ आएगी ना। कुछ चीज़ें जो होती है ना हमको समझनी भी होती है कि चीज़ों को कोरिलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन को भी हमारे पास क्या करना है, उसी प्रकार से यहाँ पे दोनों को एक साथ समझना है। ठीक है, बिकॉज आप समझना हम माइक्रो लिस्टिंग क्यों कर रहे हैं, हम टॉपिक को सब टॉपिक क्यों कर रहे हैं। देखो आप चीज़ों को स्लाइड्स में पढ़ते जाओगे, ये सब दिए हुए हैं, ये सब चीज़ दिए हुए हैं, बहुत छोटा होता है इकोनॉमिक्स का स्लाइड्स। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स बोल रहा हूँ, इकोलॉजी का स्लाइड्स, बट आप जब क्वेश्चन बनाओ तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है यार, क्वेश्चन हिसाब से हमको टाइम देना है उसको। ठीक है, तो सबसे जल्दी खत्म होता है इन्वायरमेंट, बट सबसे टाइम लेता है क्वेश्चन बनाने में, इसीलिए हम यहाँ पे इसको टाइम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हमको बात किसी करनी है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो कि 2020 में हुआ था। तो हम क्या की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। ओके, सो जो कन्वेंशन हुआ था ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल 2020 में, उसके अंदर बात करें। देखो भाई क्वेश्चन पुराना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। इट वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है यार, ये बिल्कुल सही बात है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर ये हुआ था। ठीक है, ये जो कन्वेंशन और कन्वेंशन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल है ना, उसी को क्या नाम देते हैं भाई, बून चैलेंज भी बोलते हैं। तो इस तरह से भी आपको समझ आना चाहिए, जो कुछ नहीं आता उसको भी यहाँ से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। उसको स्लाइड्स करके है ना, पीपीटीज या फिर लेक्चर्स देख के उसको उतना जितना समझ नहीं आएगा उतना यहाँ समझ आ जाएगा यार। दी वर्क अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। जो बोन चैलेंज या फिर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, वो की यूएनईपी के अंदर काम करता है। गांधीनगर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू इट, बिल्कुल सही बात है यार। जो 13th कॉन्फ्रेंस हुआ था इसी कोप के, मतलब जो 13th कॉन्फ्रेंस हुआ था इस कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के ऊपर, वो कहाँ पे हुआ था, गांधीनगर में। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज का कोप नंबर 13 इज हेल्ड इन गांधीनगर, सो दिस इज करेक्ट। इंडिया हैज रिसेंटली बिकम अ पार्टी टू द कन्वेंशन। क्या रिसेंटली हम इसके पार्टी में, नहीं भाई, जब से मतलब समझना, ये जो था ना, ये 1979 में आया था, बून चैलेंज जर्मनी के अंदर 1979 में। ठीक है, अब हमने जो पार्टिसिपेट किया यहाँ पे 1983 में ही हम यहाँ के मेंबर बन चुके थे। ठीक है, सो ये तो गलत बोल रहा है रिसेंटली, ना भाई ना, पहले से बन चुके हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। UNFCCC की बात, सॉरी UNCCD की बात करनी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन है। UNCCD कन्वेंशन इज सिस्टर कन्वेंशन ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो CBD है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके साथ सिस्टर बिल्कुल उसकी से काम करता है। No conference of party to the UNCCD has even been held in India till date. बिल्कुल गलत बात है भाई। हमारे पास जो कोप नंबर 14 था, है ना, जो कि UNCCD के अंदर हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, इंडिया के अंदर हुआ था। ठीक है, दिल्ली के अंदर। सो कोप नंबर 14 हेल्ड इन दिल्ली, जहाँ पे हमने बात की थी रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर की। दिस इज इनकरेक्ट, नो बोल रहा है। दी बॉन चैलेंज इज रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अभी अभी हमने देखा, एक है बॉन कन्वेंशन। ठीक है, याद रखना, दोनों में डिफरेंस मत भूलना। एक बॉन कन्वेंशन है एंड एक बॉन चैलेंज है। ठीक है, ये बॉन चैलेंज जो है वो UNCCD के साथ रिलेटेड है, बिकॉज ये हमारे पास बात करता है कि 150 बिलियन या फिर 150 मिलियन हेक्टेयर्स जो डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड है ना, उसको रिस्टोर करेंगे 2020 तक, 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर्स को। सो दिस इज करेक्ट। चैलेंज दिया अपने आप को कि हम जो डिग्रेडेड एंड डिजर्टेड लैंड है उसको रिस्टोर करेंगे। ठीक है, तो इस डाटा का रखना 350 मिलियन बाई 2030। इनकट हमसे पूछा है यार, इनकट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 ओनली, आंसर हो जाएगा B।
क्वेश्चन नंबर 3 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। तो ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात करनी है यार। इट इज मैंडेटेड अंडर द यूएनईपी फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वेटलैंड साइट ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखो भाई, ये जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है ना, वो किसके अंदर काम करता है? इट वर्क अंडर द रामसर कन्वेंशन एंड नॉट अंडर द यूएनईपी। जो हमने कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड के लिए कन्वेंशन लिया था, उसके अंदर ये काम करता है, ठीक है। और अभी हमारे पास इंडिया के अंदर जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, उसके अंदर 2 लेक्स हैं। एक है लोकटक लेक इन मणिपुर एंड दूसरा इस केवला देव नेशनल पार्क इन भरतपुर। पहले चिल्का लेक भी था बट उसको हटा दिया। चिल्का लेक उड़ीसा वॉज द फर्स्ट इंडियन साइट टू बी प्लेस इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। बिल्कुल सही बात है, पहला साइट है यार जिसको इसके अंदर डाले थे, बट 1993 के अंदर, बट दो में उसको निकाल भी दिए। सो दिस इज करेक्ट। इंडिया हैज मोर देन 20 वेटलैंड साइट्स प्लेस इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। हमको पता है यार, 2 ही हैं, केवलादेव और मतलब केवलादेव और लोकतक लेक, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है यार, इनकरेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायो एक्यूमुलेशन। देखो, बायो एक्यूमुलेशन एक चीज है एंड बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, इसको बोला बायो मैग्निफिकेशन। मछली, इसकी बड़ी मछली और मछली, बायो एक्यूमुलेशन एक ही बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। बायो एक्यूमुलेशन, दोनों में डिफरेंस मत होना यार, ठीक है। 1 बॉडी एंड यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल की बात होती है, यहाँ पे एक ही बॉडी की बात होती है। बायो एक्यूमुलेशन इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे एक बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, बिकॉज ये फैट के साथ सॉल्युबल होते हैं यार और उसके साथ चिपक जाते हैं। एंडोसल्फान इज लिस्टेड अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। देखो भाई, पीओपी के लिए हमारे पास कौन सा कन्वेंशन था? स्टॉकहोम कन्वेंशन, और उसमें एंडोसल्फान है भाई। एक हमारे पास इंसेक्टिसाइड है जो कि जनरली हम कॉटन, टी, टोबैको, फ्रूट्स के अंदर स्प्रे करते हैं। तो इसको क्या किया गया है? स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में इसको, है ना, ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसको दोनों हमारे पास याद रखना। एक 2 कन्वेंशन की बात करता हूं। एक हमारे पास स्टॉकहोम कन्वेंशन है, एक है रोटरडैम कन्वेंशन, ठीक है। रोटरडैम कन्वेंशन जो है वो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट के लिए, ये मत भूलना, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए है। एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन है सर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ओके। तो ये इसके अंदर लिस्टेड है भाई स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी कर दिया यूज से। The Union Cabinet has approved the ratification of all chemical listed under the Stockholm Convention। देखो एक्सट्रीम वर्ड है ऑल। तो देखो भाई, यूनियन गवर्नमेंट है ना, उसने जो हमारे पास 12 परसेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है ना, उसमें से 7 हमारे पास रेटिफाई किया है। 12 जो है वो किसके अंदर लिस्टेड है? 12 है हमारे पास स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर, उसमें से लेकिन 7 ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रेटिफाई किया है। सो दिस इज इनकरेक्ट, नॉट ऑल। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 है यार, विद रेफरेंस टू दी वर्ल्ड वाइड फंड WWF की बात करनी है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लिविंग प्लांट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। जो लिविंग प्लांट रिपोर्ट है उसको कौन रिलीज करता है भाई? वर्ल्ड वाइड फंड रिलीज करता है। बिल्कुल सही बात है। जो कि ये क्या आता है भाई? एक हमारे पास ये जो वर्ल्ड वाइड फंड है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना। और इसको हर 2 साल में पब्लिश करते रखना, याद रखना कि नॉट एनुअली, बाइनली एवरी 2 years। अर्थ आवर इज एन एनुअल इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर दैट एनकरेज पीपल टू प्लांट 100 trees इन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। देखो भाई, अर्थ आवर सही बात है, इंपॉर्टेंट इसीलिए बिकॉज अर्थ आवर के बारे में न्यूज़ में है। ये सही बात है कि अर्थ आवर जो एक इनिशिएटिव है वो वर्ल्ड वाइड फंड का इनिशिएटिव है, जहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं, है ना, हम जहाँ पे जो है ना
लाइट को बंद करने की बात करते हैं, जो नॉन एसेंशियल लाइटनिंग से उसको बंद करने की बात करते हैं 1 आवर से, है ना। लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, याद रखना, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, ठीक है, 8:30 to 9:30, ठीक है। एंड नॉन एसेंशियल्स लाइटनिंग्स को स्विच ऑफ करेंगे। सो दिस इज नॉट टू प्लांट 100 ट्रीज यार, हम लोग नॉन एसेंशियल लाइट को स्विच ऑफ करने की बात कर रहे हैं अर्थ आवर के अंदर। तो सही बात है कि WWF का इनिशिएटिव है, तो कट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, हमको बात की करनी है इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रैफिक इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ UN और वर्ल्ड वाइड फंड नहीं है भाई, ये है बिल्कुल वर्ल्ड वाइड फंड ही है। एंड साइट्स, ट्रैफिक जो है वर्ल्ड वाइड फंड और साइट्स का एक हमारे पास ज्वाइंट प्रोग्राम है। क्या देखो, जो ट्रैफिक है दैट इज स्टेट मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, वो हमारे पास WWF वर्ल्ड वाइड फंड ने किसके साथ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ मिलकर लॉन्च किया है, ठीक है। एंड नॉट साइट्स, सो दिस इज इनकरेक्ट। Species may be added to or removed from the Appendix 1 and Appendix 2 of CITES only by the UN General Assembly। देखो भाई, साइट्स के अंदर जो हमारे पास Appendix 1 एंड Appendix 2 में जो चीज़ें हैं जो निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के थ्रू निकाल सकते हैं, जो कि साइट्स के अंदर होगी, ठीक है। सो इट इज़ नॉट UN जनरल असेंबली। ऑल द स्केड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और याद रखना साइट्स इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, दैट इज कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज इज लीगली बाइंडिंग, इसको मत भूलना यार, कंफ्यूज किया जाएगा, इट इज लीगली बाइंडिंग, ओके। ऑल द स्केड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ऑफर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन विद द हाईएस्ट पेनल्टीज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ फ्रॉम लीगल पोचिंग एंड हंटिंग। देखो भाई, ये सारे के सारे जो स्केड्यूल्स हैं वो नहीं करते। देखो हमारे पास 6 स्केड्यूल्स हैं एंड स्केड्यूल 1 है एंड स्केड्यूल 2 जो है वो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन बात करता है हाई पेनल्टीज के साथ, है ना। और जो स्केड्यूल 3 और 4 है वो लो पेनल्टीज, स्केड्यूल 5 तो एनिमल कैन बी हंटेड, एंड स्केड्यूल 6 में प्लांट्स की बात की जा रही है, जो कि जिनका कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग प्रोटेक्टेड, है ना, बैन है। तो स्केड्यूल 1 एंड 2 जो है ये हमारे पास हाईएस्ट प्रोटेक्शन और एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन लिखता हूं, एंड हाई पेनल्टी। स्केड्यूल नंबर 3 और स्केड्यूल नंबर 4 जो है ये बात करता है प्रोटेक्शन विथ लेस पेनल्टी। उसके बाद स्केड्यूल नंबर 5 जो है वो बताता है एनिमल्स दैट कैन बी हंटेड, एंड स्केड्यूल नंबर 6 क्या बताता है, वैसे प्लांट्स जिनका बैंड है कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन। तो 6 जो है, तो याद रखना भाई, जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसके अंदर प्लांट्स भी इंक्लूडेड हैं, तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज किया जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट, नॉट all the schedules, only the first and second schedule offers absolute protection। so करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तो यहाँ पे कोई सा भी नहीं है भाई, तो आंसर हो जाएगा D, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISC की बात करनी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करनी है। ऑल मेंबर्स ऑफ द UN कैन ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बिल्कुल सही बात है यार, हमारे पास ऑल मेंबर्स। और जो ISA है वो कब आया था, 2015 में आया था, जब इंडिया एंड पेरिस COP21 के अंदर आया था, ठीक है। फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया ने लॉन्च किया था इसको। दी विश्वेश्वरैया अवार्ड एंड दिवाकर अवार्ड आर रिलेटेड टू इट, बिल्कुल सही बात है, विश्वेश्वरैया अवार्ड एंड दिवाकर अवार्ड जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ रिलेटेड है, ठीक है।
यानी जो विश्वेश्वरैया अवार्ड है ना वो उन कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है जहाँ पे मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी जनरेट किया गया है। तो इसको भी याद रखना, विश्वेश्वरैया। इट टॉक्स अबाउट ऐसी कंट्रीज जहाँ पे मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी बनाया गया है, ठीक है। और जो दिवाकर अवार्ड है वो कैसे करता है, रिकॉग्नाइज करता है ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर इंस्टीट्यूट्स को जो कि काम करते हैं बेनिफिट्स के लिए, है ना, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड मैक्सिमाइज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन द होस्ट कंट्री। जहाँ पे सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, खाने बनाने में सोलर एनर्जी, मोबाइल चार्जिंग करने में सोलर एनर्जी, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। सो ISA केयर इज एन इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन द हेल्थ केयर सेक्टर। बिल्कुल सही बात है। ISA केयर जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो उस सब चीज़ों को देखता है यार। ये करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा तीनों, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNCCD जो था वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के साथ थोड़ा सा रिलेटेड सिस्टर बोला था उसने, क्वेश्चन एक हमने देखा था। उसी प्रकार UNCCD की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन है। इट वॉज साइन इन 1972 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1974। कि ये स्टेटमेंट सही है भाई? गलत है। ये जो समिट हुआ था ना UNFCCC का, ये कब आया था भाई? बच्चे को पता होना चाहिए, 1992 में आया था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब ये कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था, ये भी तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ये 1994 में फोर्स में आया था, है ना। तो ये कौन से कॉन्फ्रेंस से आया था? जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका नाम क्या था भाई? ह्यूमन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, ये कॉन्फ्रेंस में आया था ये, इसको भी याद रखना, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। सो दिस इज इनकरेक्ट। UNFCCC सेक्रेटरिएट इज लोकेटेड इन बोन। जो इसका सेक्रेटरिएट है वो कहाँ पे है भाई? बोन के अंदर है, जर्मनी में। विच प्रोवाइड्स टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड असिस्ट इन एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड बाय पार्टीज। बिल्कुल सही बात है। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन विच मीट्स एवरी 2 ईयर। देखो भाई, ये तो सही है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके अंदर हमारे पास UNFCCC के अंदर, है ना, और उसी के अंदर हमारे पास COP21 हुआ था, जो पेरिस एग्रीमेंट है वो यही इसी के अंदर हुआ था यार, ठीक है। सो इट इज सही, बट ये हर साल मिलते, देखना आपने पीछे COP28, फिर COP70, उससे पहले COP27, COP26, तो इट नॉट 2 ईयर्स, एवरी ईयर मैट करता है ये। पेरिस एग्रीमेंट इज नॉन लीगली बाइंडिंग। बच्चे को पता होना चाहिए, पेरिस एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग यार, है ना। जहां पे बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की स्ट्रेटेजीज की, ओके, है ना। ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज विच वाज एडॉप्टेड इन 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन 2015। बिल्कुल सही बात है, बट इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। बोरा गलत बात है, इट इज लीगली बाइंडिंग। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जगह B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग REDD+, दैट इज रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड फॉरेस्ट, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्लस की बात करनी है। रेड प्लस विद द प्लस रिफरिंग टू द रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इन डेवलपिंग कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है, ये डेवलपिंग कंट्रीज की बात करता है रेड प्लस, जहाँ पे हम बात करेंगे रिफॉरेस्टेशन की, हम बात करेंगे जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है उसको कम करने की, हम बात करेंगे सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट की, एनहांस करेंगे कार्बन स्टॉक की। तो ये हमारे पास रेड हो गया, रेड इस नाम से ही समझ आता है इसका काम। It is a collaborative program of the Food and Agriculture Organization and the United Nations Environment Program। देखो भाई, जो REDD+ है वो UNFCCC के अंदर ही बना है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के अंदर ही बना है ये, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको बनाया किसने? FAO सही है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, प्लस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम।
ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। हमारे पास जो UNFCCC का जो मीटिंग हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो 13 नंबर का हुआ था ना, कहाँ पे, बाली के अंदर, वहाँ पे इसको लॉन्च किया था। सो इट इज़ इनकरेक्ट यार, है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया है। तीनों मेन मेन चीज़ें हैं यहाँ पे, याद रखना। तीनों मेन मेन वाले ऑर्गेनाइजेशन हो गए, UNDP, UNEP एंड FAO। ठीक है, तो इट इज़ इनकरेक्ट। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। CCPI की बात करनी है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करनी है। सो द इंडेक्स published annually by the United Nations Environment Programme since 2005 is an independent monitoring tool for tracking countries' climate protection performance। देखो CCPI जो है इसको जर्मन वॉच रिलीज करता है, नॉट UNEP। ठीक है, जर्मन वॉच, 3 लोग मिलके जो CCPI है उसको पब्लिश करते हैं। उसमें कौन कौन है? जर्मन वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक है हमारे पास न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो दोनों छन, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये दोनों मिलके इसको रिलीज करते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। द मेथोडोलॉजी ऑफ द इंडेक्स वाज रिवाइज्ड, ये पहला, ये दूसरा। The methodology of the index was revised to incorporate 2015 Paris Agreement with the goal to limit global warming to और well below 2 डिग्री सेल्सियस और इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको देखते हुए क्या इसकी मेथोडोलॉजी को जो CCPI है उसको चेंज किया गया? बिल्कुल चेंज किया गया यार। नहीं, यहाँ पे जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन थे 2030 तक के जो कि पेरिस एग्रीमेंट में लिए गए थे, उसको देखते हुए यहाँ पे इसको चेंज किया गया इस इंडेक्स के, क्लाइमेट चेंज एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स को। इट असेस कंट्रीज परफॉर्मेंस इन 3 कैटेगरीज, नेमली एनर्जी यूज, ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड क्लाइमेट पॉलिसीज। तो देखो भाई यहाँ पे 14 इंडिकेटर्स होते हैं एंड 14 इंडिकेटर्स 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, नॉट 3 कैटेगरीज, इट इज़ 4 कैटेगरीज। एंड 4 कैटेगरीज में क्या क्या है जी? एनर्जी यूज तो सही बात है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी सही बात है, क्लाइमेट पॉलिसी भी सही बात है। उसके साथ साथ एक हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का भी है कैटेगरी। अब इसमें मैक्सिमम वेटेज किसका दिया गया है? मैक्सिमम वेटेज, इसमें वेटेज भी दिया गया है भाई। मैक्सिमम वेटेज इज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, फिर रिन्यूएबल एनर्जी, फिर हमारे पास एनर्जी यूज एंड फिर क्लाइमेट पॉलिसी। इसको भी पूछा जा सकता है हमारे पास। ठीक है, तो इनकट हमसे पूछा गया, इनकट हो जाएगा 1 और 3 यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट इनिशिएटिव। हमको बात करनी है IRIS की, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट इनिशिएटिव की। ठीक है, Infrastructure for Resilient Island State Initiative was launched by Norway, Sweden and Denmark and it includes the participation of leaders of small island nations such as Fiji, Jamaica, Mauritius। सही स्टेटमेंट है यार। देखो ये जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट है उसको इंडिया, UK है ना, ऑस्ट्रेलिया ने एक कोऑपरेशन को बनाया था एंड नॉट नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। ठीक है, एंड जिसमें हमारे पास स्मॉल नेशंस तो आते हैं, फिजी, जमाइका एंड मॉरिशस, बट इसको किसने किसने बनाया था? इंडिया, US एंड ऑस्ट्रेलिया ने। IRIS इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन 2015 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 में आया था। क्या देखो ये जो हमारे पास IRIS दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट था, ये COP26 के अंदर आया था यार। देखो अभी रिसेंटली COP28 होने वाला था, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया, वो सब चीज़ें ठीक है, बट हमारे पास क्वेश्चन जो है दो COP तक याद होना चाहिए। पिछले 2 COP में इम्पोर्टेंट तो हमेशा इम्पोर्टेंट ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर COP21 हुआ था 2021 के अंदर, 2026 2021 के अंदर हुआ था। IRIS विल बी अ पार्ट ऑफ द कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। IRIS जो है वो CDRI का पार्ट होगा क्या? which was launched by India at the United Nations Climate Change और Climate Action Summit। बिल्कुल सही बात है। CDRI जो है ना उसी को IRIS के अंदर क्रिएट किया गया था, जो कि पहले बनाया था।
उसके बाद ये आया था हमारे पास आइरिस। करेक्ट हमसे पूछा गया कि अर्थ जाएगा यहाँ पे 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है, इट वॉज एडॉप्टेड इन 11 दिसंबर 1997. It operationalized the United Nations Framework Convention on Climate Change by committing industrialized countries and economies in transition to limit and reduce greenhouse gas emission in accordance with agreed individual targets. It is based on the principle and provision of convention and follows its annex-based structure. It only binds developed countries and place a heavier burden on them under the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. But it recognizes that they are largely responsible for the current high level of greenhouse gas emission in the atmosphere. तो किस प्रोटोकॉल की बात की जा रही है जहाँ पे सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को, ठीक है, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को यहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आज जो हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग मेनली इन्हीं की वजह से है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल है यार, पता होना चाहिए, है ना। ये जो है लिमिट करने की बात करते हैं, रिड्यूस करने की बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस को, एंड यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज पर एक हमारे पास बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, ओजोन डिप्लीशन। एंड कार्टाजीना के बारे में पता होना चाहिए भाई, हमने कार्टाजीना की बात की थी। इट इज फॉर CBD के अंदर हुआ था, बायो सेफ्टी की बात करता है। एंड नगोया जो है वो किसके बारे में, जेनेटिक रिसोर्स की शेयरिंग की बात करता है। एंड कार्टाजीना it talks about what, biosafety and living modified organism. क्योटो प्रोटोकॉल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। GEF की बात करनी है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की बात करनी है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की बात की थी, वहाँ पे इसको कवर किया है, मतलब एक्शन पॉलिसीज में। इट वॉज सेटअप एट द वियना कन्वेंशन। जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी था, क्या उसको वियना कन्वेंशन के अंदर बनाया गया था? नो भाई, इसको जो 1992 में जो रियो समिट हुआ था, जिसमें हमारे पास UNFCCC का यहाँ पे गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNF, इसका है ना रियो ये समिट, उसके अंदर यहाँ पे इसको बनाया गया था, अर्थ समिट भी जिसको बोलते हैं, है ना। और जो UNCCD था, इसमें कंफ्यूज मत होना, UNCCD जो था ये कहाँ बनाया गया था, जो हमारे पास है ना, इट इज समथिंग दैट इज सिस्टर ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड इसको हम बोलते हैं अर्थ समिट भी बोलते हैं यार। एक समिट है, याद रखना, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी हम, ठीक है, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ यार। ठीक है, याद बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको देखते हैं, ठीक है। सो इट वाज सेटअप सोली ऑन ओजोन डिप्लीशन एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। यार ये क्या सिर्फ POPs एंड ओजोन डिप्लीशन को देखते हुए इसको बनाया गया है? बिल्कुल गलत बात है यार। एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जहाँ पे POPs की तो बात करता ही करता है, जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में है ना। ये हमारे पास 3 चीज़ों की जो कि फंड करने की बात करता है, किसको किसको, UNF, यहाँ पे बहुत जरूरी है, 5 मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैकेनिज्म में ये आता है भाई, है ना। UNFCCC, UNCCD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि किसके अंदर है भाई, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए है, एंड मीना मार्टर डिसीज फॉर मर्करी। तो इनको ये कवर करता है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर सीन फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़। हमको क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर के पर्पस के बारे में बात करनी है, क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर के पर्पस के बारे में बात करनी है। क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, इट्स गोल इज टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मच मनी पार्टीज आर स्पेंडिंग टू बूस्ट फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक अंडर द UNREED, जो कि हमने देखा था, दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड द रिस्टोरेशन ऑफ, है ना, रेड देखा था ना, यहाँ पे रेड वाला क्वेश्चन था ना, REDD प्लस, इसमें रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, रेड
रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड फर्स्ट डिग्रेडेशन, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फर्स्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पूछा गया है हमसे, पर्पस पूछा गया है क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर का। ठीक है, क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर का क्या पर्पस है भाई? ट्रैक हाउ मच मनी, ना भाई ना। ये जो है इट्स गोल इज टू कीप ट्रैक ऑफ एनेक्स 1 पार्टीज अंडर द UNFCCC बेस्ड ऑन द क्लाइमेट कन्वेंशन फंडिंग प्रिंसिपल्स। बिल्कुल सही बात है, जो एनेक्स 1 कंट्रीज हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं यहाँ पे, है ना, उनको देखता है यार, जो कन्वेंशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि इक्विटी शेयरिंग की बात होती है जहाँ पे, एंड जो रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ की बात होती है, क्या वो ठीक से वहाँ पे वो काम कर रहे हैं उस सिचुएशन में, उनको वो ट्रैक करता है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किसकी बात हो जाएगी? क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर की बात हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास नॉन एक्स कंट्रीज है, जिसमें हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं, उनको परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज़ के बीच में कंपेयर किया जाता है। बट जो हमारे पास एनेक्स 1 कंट्रीज़ हैं, जो कि डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, उनको हमारे पास कंपेयर किया जाता है बेस्ड ऑन द क्लाइमेट बेसिक प्रिंसिपल्स, इक्विटी शेयरिंग एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 15 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC COP26। UNFCCC COP26 की बात करें जो 2021 में हुआ था, है ना। तो देखो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बट हाँ आने के चांसेस नहीं है, बट हमको एक समझना है कि देखो जो कोप रिसेंटली हुआ है उसके बारे में हमको चीज़ें पता होनी चाहिए। द इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज वॉज एस्टेब्लाइज्ड ड्यूरिंग COP26। देखो भाई ये लॉस एंड डैमेज वाला जो है ना इंटरनेशनल, जिसको वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज बोलते हैं, वो COP19 के अंदर बनाया गया था 2013 में। ये इम्पोर्टेंट है, वार्सो, इसको वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स। India and United Kingdom created the Beyond Oil and Gas Alliance to phase out oil and gas production at the meeting। देखो भाई जो ये बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस है, उसको किसने लॉन्च किया था भाई? डेनमार्क एंड कोस्टा रिका ने, एंड नॉट इंडिया, यूनाइटेड किंगडम। इट इज डेनमार्क एंड कोस्टा रिका। ये कोस्टा रिका वही देश है जहाँ पे मिलिट्री नहीं है यार, लड़ाई झगड़े नहीं करना पड़ता, लोग ही वहाँ मिलिट्री काम करते हैं। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट फॉर फर्स्ट टाइम मेंशन्ड द नीड टू फेस आउट कोल एंड फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। कोल एंड फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को हटाने की जरूरत है, पहली बार इसने बोला था, बिल्कुल सही बात है, जो COP26 हुआ था उसके अंदर, बिकॉज वीक कर दे रहा है भाई हमारे क्लाइमेट फाइनेंस एंड लॉस एंड डैमेज फंड को, प्रोसेस को। ठीक है, सो करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा? 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या यार? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बून क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। एक बून कॉन्फ्रेंस था, एक बून चैलेंज है, याद रखना, एक बून कॉन्फ्रेंस था, एक बून चैलेंज है। ठीक है, तो मैंने बताया था यार जो बून चैलेंज और बून कॉन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कहाँ बताया था, मैं उसको थोड़ा दिखा देता हूँ तो जिससे कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। ये रहा बून कॉन्फ्रेंस, सॉरी बून कन्वेंशन जो है वो माइग्रेटरी स्पीसीज के ऊपर है। बून कन्वेंशन जो है वो माइग्रेटरी स्पीसीज के ऊपर है। एंड जो बून चैलेंज है वो किसके बारे में है भाई? हमको रिस्टोर करना है डिग्रेडेड लैंड को। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सो बून कन्वेंशन इट इज ऑन, बून कन्वेंशन इज ऑन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज एंड बून, इसी को बोलते हैं। ठीक है, एंड बून चैलेंज इज फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड। सो क्या पूछा गया है? विच रिसेंटली टुक प्लेस अंडर द UNFCCC मीट। ओके, The Boon Climate Conference first technical dialogue of global stocktake was considered। क्या बून क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली बार टेक्निकल डायलॉग हुआ था यार? बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे ग्लोबल स्टॉकटेक को देखा गया था कि इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है ना। ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन विच एम टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी फॉर बर्ड्स
स्पेशली टारगेटिंग द एंडेंजर वल्चर वॉज डिस्कस्ड अंडर द कॉन्फ्रेंस, कि ये बून कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा गया था भाई। बिल्कुल गलत बात है। जो हमारे पास वल्चर्स की जो बात की थी ना, वो ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन दूसरी बात करता है, बिकॉज जो ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन है वो बात करता है टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, स्ट्रेंथन रेजिलियंस एंड इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द पीपल एंड द प्लेनेट टू अडेप्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के साथ बात नहीं करता। अभी देखा हमने, इट इज बून कॉन्फ्रेंस, सॉरी बून कन्वेंशन, दैट इज कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है। सो ये है हमारे पास, ये हमारे पास बात करता है। बट जो यहाँ पर जो हमारे पास पूछा क्या गया है, ये जो पूछा गया ना ग्लोबल गोल एंड एडेप्टेशन, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट द वल्नरेबिलिटी, टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, स्ट्रेंथन रेजिलियंस एंड इंक्रीज कैपेसिटी of the people and planet to adapt to the impact of climate change। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या है भाई, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडेप्टेशन फॉर क्लाइमेट चेंज। एडेप्टेशन फंड की बात करनी है, एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज की बात करनी है। देखो भाई, एडेप्टेशन फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहाँ पे देखा था, कहाँ कहाँ पर फंड करता है ये। तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एक है ना, ग्लोबल लेवल पे एक है एडेप्टेशन फंड, ठीक है। एडेप्टेशन फंड जो है ना, वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बनाया गया था। एंड जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है ये वाला, ठीक है, वो UNFCCC के अंदर बनाया गया था। दोनों में कंफ्यूज मत होना, हमको कंपेरेटिव स्टडी करना है भाई। इट इज मेड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। और ये जो है बाइंडिंग टारगेट्स देता है इसके ऊपर डेवलप कंट्रीज को, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है। इट एम टू फाइनेंस एडेप्टेशन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम इन डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट एंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2015 अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021। गलत बात है, COP 21 के नहीं, इसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बनाया था भाई, 2001 के अंदर आया था ये। The adaptation fund is supervised and managed by the UNF और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नहीं भाई, इसको कौन सुपरवाइज करता है, इट इज सुपरवाइज बाय द एडेप्टेशन फंड बोर्ड, ठीक है। एंड इसमें 16 मेंबर्स होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज से भी होती हैं, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से भी होते हैं, नॉन एनेक्स कंट्रीज से भी होती है, ठीक है। सो इट इज बाय द एडेप्टेशन फंड बोर्ड। दोनों इनकरेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, बोथ इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, दी COP 26 ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन आउटडेटेड क्वेश्चन है, बट हाँ कर लेते हैं। हमको अभी तक COP 28, 27 के बारे में क्वेश्चन बनाना जरूरी है, जो कि हम क्वेश्चन बैंक से कवर करने की बात करेंगे यार। COP 26 ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज कंक्लूडेड इन ग्लासगो। ये जो है 2 साल पुराना क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा सा पुराना लग रहा है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं यार, समझना है अपने को चीज़ों। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लुक एट द COP 26 की बात करनी है। Look at the following statement. Breakthrough Agenda is a voluntary declaration to halt and reverse forest loss and land degradation by 2030. Breakthrough Agenda जो है वो क्लीन टेक्नोलॉजीज की बात करता है एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर जो एमिटर सेक्टर है लाइक पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, उनकी बात करता है ना। और इंडिया इसका मेंबर है। डज नॉट टॉक्स अबाउट हाल्टिंग एंड रिवर्सिंग द फॉरेस्ट लॉस, बट इट टॉक्स अबाउट क्लीन टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन। इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू द ग्लोबल मीथेन प्लेज। गलत बात है यार, ऐसा लगेगा, बट जो है ना, जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है एक वॉलेंटरली नॉन बाइंडिंग, पेरिस एग्रीमेंट इज बाइंडिंग बट ग्लोबल मीथेन प्लेज इज अ वॉलेंट्री एंड इट इज नॉन बाइंडिंग, है ना। एंड इंडिया अभी तक इसका मेंबर नहीं बना है ग्लोबल मीथेन प्लेज का, है ना। ये बात करता है कि आपके एमिशन को 30% से कम कर दो 2030 तक, इसकी बात ये करता है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, बिल्कुल सही बोल रहा है। ई-अमृत पोर्टल लॉन्च बाय द इंडिया ड्यूरिंग द समिट। COP 26 के समय ई-अमृत पोर्टल लॉन्च किया था क्या, टू लॉन्च अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग। भाई क्या ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग की बात करता है? नो, इट्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ई व्हीकल्स। दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। सेकेंड इज करेक्ट, इनकरेक्ट इज 1 and 3, आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 19 है यार, द टर्म क्लाइमेट इक्विटी was raised by India during the recently concluded Bonn Climate Conference। जो बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, बोन कहाँ पे, जर्मनी में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नाम हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड विद क्लाइमेट इक्विटी। क्लाइमेट इक्विटी क्या है भाई? इट इज जस्ट डिवीजन, fair sharing, equitable distribution of benefits and burden of the climate change and responsibilities to deal with climate change? No. It ensures just distribution of benefits of climate protection effort and elevates unequal burden created by the climate change। बिल्कुल सही बात है यार। It is a principle which means that different countries have different capabilities and responsibilities to address cross-border environmental issues such as climate change। ना, ये हमारे पास शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स की बात करता है, याद रखना, क्लाइमेट इक्विटी, एंड जो बर्डन है उसको अनइक्वली करेंगे भाई, जो अनइक्वल बर्डन है ना उसको थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे, मतलब बराबर लगाएंगे, ठीक है। ये है हमारे पास कौन सा? क्लाइमेट इक्विटी। इक्विटी मतलब एक तरह से बराबरी। और जो प्रिंसिपल है ना कि डिफरेंट कैपेबिलिटीज होगी टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर इन्वायरमेंटल इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज, तो ये हमारे पास डेवलप्ड एंड डिफरेंट कंट्रीज के लिए है। ये CBDR है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहा है। जब हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट यहाँ पे वो बनती है यार जवाबदेही। एंड ये जो हमारे पास है ना फेयर एंड जस्ट डिवीजन, फेयर शेयरिंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है हमारे पास जस्ट क्लाइमेट। और क्लाइमेट जस्टिस का एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जिसको ये डिफाइन कर रहा है। क्लाइमेट जस्टिस में यही होता है यार, फेयर शेयरिंग होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जस्ट डिवीजन होगा। एंड इट डिस्क्राइब अ कंट्री और वर्ल्ड विच no single group or community faces disadvantage in dealing with environmental hazard, disaster and pollution। एक ऐसा कंट्री या फिर वर्ल्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी डिसएडवांटेज सिचुएशन में नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल इक्विटी। हमारे पास क्लाइमेट इक्विटी की बात की जा रही है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल इक्विटी आपसे पूछा जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी सिंगल ग्रुप या फिर कम्युनिटी जो है वो डिसएडवांटेज पोजिशन में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल इक्विटी। तो एक कॉन्सेप्ट हमने एक क्वेश्चन से 4 कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद रेफरेंस टू IPCC दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज सेट अप बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है यार, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP 1988 के आसपास ही बना था। रिसेंटली रिलीज 6 असेसमेंट रिपोर्ट, वो तो उस समय की बात है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना आउटडेटेड हो गया, 2021-22 के क्वेश्चन है ये, बट क्वेश्चन तो कभी भी आ सकता है, हमको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आता है। और IPCC ने 6 असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज किया था भाई, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज एंड एडेप्टेशन ऑप्शन के लिए। बिल्कुल सही बात है। एज पर द लेटेस्ट इंटर गवर्नमेंटल प्लानर, ये लेटेस्ट नहीं रहा, ऑन क्लाइमेट चेंज चेन्नई इज द हाई रिस्क ऑफ सी लेवल राइज एंड फ्लडिंग। चेन्नई हाई रिस्क पे है क्या? नो, इट इज मुंबई यार। सी लेवल राइज एंड फ्लडिंग के चांसेस की बात कर रहे हैं। करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 और 2 ओनली। तो ये 20 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। सो हमने कवर किए यार 30 मैंने बोले थे, बट हमारे पास 20 क्वेश्चन से हमने इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कवर किए हैं, ठीक है, मतलब क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन ना।